नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार की शाम एक कार में हुई विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में हुई भयावह घटना के षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कार विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कार विस्फोट के दोषियों को नहीं बख्शने का दिया आश्वासन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात का केंद्र बनाना सरकार का उद्देश्य, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। पुदुचेरी में आज मनाए गए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की 107वीं वर्षगांठ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में हुई भयावह घटना के षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भूटान के टिम्पू में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वह कल पूरी रात इस घटना की जांच में शामिल एजेंसियों के संपर्क में रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वो बहुत भारी मन से भूटान आए हैं और कल शाम दिल्ली में हुई घटना ने सभी को बहुत व्यतीत किया है। श्री मोदी ने कहा कि वो प्रभावित परिवारों का दर्द समझते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भूटान, वहां के शाही परिवार और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सदियों से भारत और भूटान के बीच संबंध बहुत गहरे, सौहार्दपूर्ण और सांस्कृतिक रहे हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर भाग लेना भारत और उनकी प्रतिबद्धता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए आज अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। घटना के तुरंत बाद सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विस्फोट के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जांच जारी रहने के कारण अधिकारी बड़ी सतर्कता बरत रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कल एक कार में हुई विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और अन्य कई घायल हो गए। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और फॉरेंसिक की टीमों ने जांच शुरू कर दी है और विस्फोट का सटीक विवरण जल्द ही सामने आ जाएगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रहा वाहन लाल बत्ती पर रुका और उसी वाहन में विस्फोट हुआ। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, UAPA, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से बात की। श्री शाह ने कार विस्फोट स्थल का दौरा किया और LNJP अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने विस्फोट की गहन जांच का वादा किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से खुले रहेंगे। लाल किला कल तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि दिल्ली कार विस्फोट के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आज नई दिल्ली में दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने बताया कि प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। श्री सिंह ने दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली रक्षा संवाद रक्षा और सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों पर गहन चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि संवाद में समकालीन रुझानों को समझने और तेजी से बदल रहे वैश्विक माहौल का आकलन करने के लिए नई परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए दिन में दोपहर 3 बजे तक 60.40% मतदान की खबर है। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं।
3,70,00,000 से अधिक मतदाता 136 महिलाओं सहित 1,302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे शुरू मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इनमें केवल 7 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पहली बार वोट डाल रहे युवा मतदाताओं से मतदान कर दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस महीने की 6 तारीख को वोट डाले गए थे। पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ था। दोनों चरणों के वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आतंकवाद में इस्तेमाल अवैध हथियारों के लिए वित्तीय सहायता देने और उनकी तस्करी करने वालों पर कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह किया है। छोटे हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि देश ने दशकों तक सीमा पार आतंकवाद से संघर्ष किया है, जिससे अक्सर अवैध हथियारों की तस्करी से बढ़ावा मिला है। पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए श्री हरीश ने चेतावनी दी कि आतंकवादी गुटों की छोटे हथियारों तक पहुंच गंभीर वैश्विक खतरा है, जिसका सामूहिक रूप से समाधान निकाला जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को नई दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेगी। जल शक्ति मंत्री CR पटेल ने विजेताओं की घोषणा करते हुए संवाददाताओं को बताया कि ये पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। श्री पटेल ने कहा कि श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात और तीसरा पुरस्कार हरियाणा को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ जिला, श्रेष्ठ ग्राम पंचायत, श्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, श्रेष्ठ विद्यालय, श्रेष्ठ कॉलेज, श्रेष्ठ उद्योग, श्रेष्ठ जल उपयोग संघ, श्रेष्ठ सिविल सोसाइटी और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए श्रेष्ठ व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। श्री जोशी ने ये बात नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर 3रे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आवश्यक समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य नवीन तकनीकों के विकास करना है, जिसमें बायोमास या अवशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हो। श्री जोशी ने कहा कि भारत का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल मूल्य श्रृंखलाओं और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने का है। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रीन हाइड्रोजन यात्रा से पूरे विश्व को फायदा होगा। 2 दिन के सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास से जुड़े विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। यह सम्मेलन राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने की सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। पुदुचेरी में आज प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस स्मरण उत्सव का आयोजन पुदुचेरी सरकार और फ्रांस के वाणिज्य दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नवंबर 1918 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के सहयोगियों और जर्मनी के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में फ्रांस के राजदूत हेती मथो, महावाणिज्य दूत एटिएन रालोपिंग और पुदुचेरी के जिलाधिकारी कुलोथुंगन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीच रोड स्थित फ्रांसीसी युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले भारत और फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय गान बजाए गए और कुछ क्षण का मौन रखा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जो देश की वृद्ध होती आबादी की सहायता के लिए करुणा, नवाचार और प्रौद्योगिकी से प्रेरित है। श्री सिंह ने यह बात नई दिल्ली में CII वृद्ध जन देखभाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत को एक युवा राष्ट्र होने पर गर्व है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को समाज के एक सक्रिय और जानकार वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनका अनुभव राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सकता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अंतर्गत सरकारी सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र के लिए चेहरे की पहचान और सरल पेंशन प्रणाली जैसे प्रौद्योगिकी संचालित पहलों ने बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाया है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और बहरीन की अग्रणी फिनटेक और इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन कंपनी बेनेफिट ने भारत और बहरीन के बीच वास्तविक समय में धन भेजने के लिए एक साझेदारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।